हाँ जी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आज हम करेंगे डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट इन योर पीजीबी चैप्टर। डेप्रिसिएशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसमें से हमेशा 100% क्वेश्चन आता है। डेप्रिसिएशन अंडर पीजीबीपी। पहले मैं आपको अकाउंटिंग का डेप्रिसिएशन समझाऊंगा, उसके बाद मैं आपको पीजीबीपी का डेप्रिसिएशन समझाऊंगा। अकाउंटेंसी में मान लीजिए कि आपके पास मशीन ए है, वो आपने 10 लाख रुपए की परचेज करी 1 जुलाई 2021 को। आपने मशीन बी परचेज करी 5 लाख रुपए की 1 अक्टूबर 2021 को। ये जो मशीन आपने परचेज करी, ये आप डालेंगे मशीनरी ए अकाउंट में और यहां पर आप बैंक से एंट्री कर देंगे कि भैया 10 लाख रुपए का मैंने बाय कर लिया। जब दूसरी मशीन परचेज करेंगे तो उसको डालेंगे मशीन बी अकाउंट में और यहां आप डालेंगे 5 लाख का मैंने बैंक से परचेज कर लिया है। अगर ये दोनों मशीनरी सेम कैटेगरी की है तो हो सकता है कि आप यहां पर 1 जुलाई की एंट्री करें और उसके बाद 1 अक्टूबर की एंट्री करें कि भैया 5 लाख की सेम मशीन मैंने और खरीद ली है, प्रोवाइडेड इन दोनों का नेचर सेम हो। अब यहां पर जब डेप्रिसिएशन लगेगा 31 मार्च को 2022 को, तो उस केस में इस पर्टिकुलर मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लगेगा 1 जुलाई से, जितने भी नंबर ऑफ डेज होते हैं। इस पर लगेगा 1 अक्टूबर से टू 31 मार्च, जितने भी नंबर ऑफ डेज होते हैं। यानी कि नंबर ऑफ डेज के हिसाब से अकाउंटेंसी में डेप्रिसिएशन लगता है। मान लेते हैं कि नेक्स्ट ईयर आप ये मशीनरी को बेच देते हैं, तो जब आप मशीनरी ए बेचेंगे तो मशीनरी ए पर जितना भी डेप्रिसिएशन लग चुका है वो उसकी हम कॉस्ट से माइनस करेंगे, जिसे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बोलते हैं। मान लेते हैं ये आपने मशीन ली थी 10 लाख रुपए की और आप इसको जो है 3 साल के बाद जो है बेचना चाहते हैं। 3 साल के बाद इसकी वैल्यू है 4 लाख रुपए, आप इसको बेच रहे हैं 5 लाख रुपए का। यानी कि आपने कहीं ना कहीं 6 लाख का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करा होगा पिछले 3 सालों में और आपके पास जो है ये 4 लाख रुपए आया होगा। 4 लाख इसका है रिटर्न डाउन वैल्यू इस पर्टिकुलर मशीन ए का। अगर मैं इसको बेचूंगा 5 लाख में तो कैलकुलेट होगा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी। ये अकाउंटेंसी का कॉन्सेप्ट है, ऐसा इनकम टैक्स में बिल्कुल भी नहीं होता। तो भैया इनकम टैक्स में क्या होता है हमको भी बता दीजिए सर। भैया देखिए, सब लोग यहाँ पर ध्यान से सुनिए। सुन रहे हो ना? मुझे सुन रहे हो? वापस आओ, वापस आओ। हाँ, ध्यान से सुनो मुझे। क्या होता है इनकम टैक्स में कि इंडिविजुअल इंडिविजुअल जो मशीनरी का कॉन्सेप्ट अकाउंटेंसी में चलता है, वो कॉन्सेप्ट इनकम टैक्स में नहीं चलता है। इनकम टैक्स का सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर आपने 10 लाख रुपए का एसेट खरीदा तो वो 10 लाख हम पीएनएल में धीरे धीरे डेबिट करना अलाउ करेंगे। ये है मशीन की कॉस्ट। अगर ये धीरे धीरे पीएनएल में डेबिट करना अलाउ कर दिया और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये 10 लाख डेबिट हो गए। अब डेबिट का मतलब मत पूछना, पिछली क्लास में बताया है कि डेबिट क्या होता है। डेबिट हो गए, डिडक्ट हो गए। अरे भाई, पीएनएल के यहाँ एक्सपेंस में आ रहा है ना, ये डेबिट साइड होती है, क्रेडिट साइड होती है। तो डेबिट हो गया मतलब यहाँ पर आ गया, यहाँ आने से नेट प्रॉफिट कम हो गया। ये तो बच्चों वाली चीजें हैं। सीए में जो लोग करने आते हैं उनको बेसिक ही नहीं पता होते, बहुत सारे लोगों को। सबकी नहीं बता रहा मैं, इंटेलिजेंट को पता होते हैं पर बहुत लोगों को बेसिक ही नहीं पता होते। बहुत सारे मेजोरिटी स्टूडेंट हिंदी मीडियम से आते हैं, उसके बाद वो इंग्लिश मीडियम में दिक्कत होती है उन्हें। हमारी कंट्री का सिस्टम क्या है समझ में ही नहीं आ रहा है। मतलब 12वीं तक बच्चों को क्या कराया जा रहा है कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या कर रहे हैं बच्चे। पढ़ना लिखना जरूरी है, लिटरेसी जरूरी है, थोड़े से मैथमेटिकल ऑपरेशन जरूरी है, थोड़ा बहुत अपनी हिस्ट्री के बारे में पता होना जरूरी है। और क्या चाहिए इंसान को? थोड़ा सा साइंस का बेसिक पता होना जरूरी है। यार वो तो 3-4 साल में आराम से हो सकता है। एक बच्चा जब फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड में आता है, फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर अगले अगर आप 5 साल लगा लें 5th स्टैंडर्ड तक, ऐसा करिकुलम डिजाइन हो सकता है कि बच्चे को सारी की सारी नॉलेज दी जा सकती है। और वो भी ना कर पाओ तो कम से कम 8th स्टैंडर्ड तक बंदे को फिट कर दो कि भैया ये आपका बेसिक पूरा हो गया है, अब जो भी आपको प्रोफेशनल कोर्स करना है आप कर सकते हो। 8th क्लास के बाद ही अलाउ कर देना चाहिए ताकि समय बचे। यहाँ पर उल्टा हो रखा है, 4 साल और वेस्ट होते हैं, उसके बाद फिर ग्रेजुएशन के कई लोग 3 साल और वेस्ट करते हैं, 7 साल वेस्ट होते हैं। 7 साल वेस्ट होने के बाद बंदा सोचता है मैं क्या करूँ जिंदगी में, तो सीए करने आते हैं। बहुत गलत है, बहुत गलत सिस्टम है, पूरा टाइम वेस्ट सिस्टम है। तो 10 लाख रुपए आपने अगर परचेज करे तो 10 लाख आप पीएनएल में डेबिट कर सकते हैं, ये हमारा इनकम टैक्स वाले बोलते हैं। स्वाहा। अच्छा सर, ठीक है, बात समझ में आ गई आपकी। अब ये कॉन्सेप्ट भी ऐसे नहीं चलता, ये कॉन्सेप्ट चलता है ब्लॉक वाइज। मतलब जितने भी आपके फिक्स्ड एसेट्स हैं उनकी कैटेगरीज बनी हुई है, इसे बोलते हैं कैटेगरीज। कैटेगरीज को बोलते हैं ब्लॉक्स। जैसे कि
जैसे कि मशीनरी एक ब्लॉक है, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स एक ब्लॉक है, ऑफिस एंड इक्विपमेंट अलग से कर सकते हो, बिल्डिंग अलग से कर सकते हो। मशीनरी कोई दूसरी टाइप की मशीनरी है जिस पर अलग रेट पर डेप्रिसिएशन लगता है, वो यहां पर आ जाएगी। यानी कि सेम रेट पर लगने वाली चीजें और सेम नेचर की जो चीजें हैं उन्हें हम एक ब्लॉक में क्लासीफाई करते हैं। अब होता क्या है कि जब भी आप कोई चीज परचेज करेंगे ना, वो जिस ब्लॉक की है उस ब्लॉक में ऐड हो जाएगी। जैसे मान लेते हैं कि आपका एक नया बिजनेस है, आपने पहले कुछ भी नहीं लिया, अब आप मशीनरी लेते हैं 10 लाख रुपए की, तो 10 लाख रुपए की एडिशन यहां पर हो जाएगी, एडिशन 10 लाख रुपए। इसके बाद जो है आप 5 लाख रुपए का और लेते हैं सामान, मशीनरी ही लेते हैं, एडिशन में और आ जाएगा 5 लाख। तो जो जो आप एडिशन कर रहे हैं वो इस पूरे ब्लॉक में ऐड हो रही है। और ये जो टोटल यहां पर आएगा ना, जितना भी आपने एडिशन करा है, जितना ओपनिंग था, उस पर टोटल पर डेप्रिसिएशन लगेगा, ना कि इंडिविजुअल पर लगेगा। साथ ही में जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो इनकम टैक्स एक्ट में गिवन है। ये इनकम टैक्स की जो रेट है इसके हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, प्लस नंबर ऑफ डेज के हिसाब से नहीं होगा। नंबर ऑफ डेज के हिसाब से जैसे अकाउंटेंसी में होता है वैसे नहीं होगा। यहां पर कॉन्सेप्ट चलता है पुट टू यूज का। मैं आपको दो कॉन्सेप्ट करा रहा हूं, पुट टू यूज एंड रेडी टू यूज। कोई भी एसेट आप परचेज करते हैं, उसको मशीन को इंस्टॉल कर लेते हैं, या कंप्यूटर लगाया, कंप्यूटर लगा दिया, प्लग वगैरह लगा दिए, ऑन हो सकता है, उस कंडीशन में आ गया, उसे बोलते हैं रेडी टू यूज। मतलब ऐसी कंडीशन में जहां पर आप उसको प्रॉपरली इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। पुट टू यूज का मतलब है जब आपने फर्स्ट टाइम यूज किया, मतलब कि पुट टू यूज आपने पहली बार कब पुट टू यूज करा। जब आप पुट टू यूज करेंगे तब देखते हैं कि भैया जिस ईयर में आपने पुट टू यूज करा है उस डेट से लेकर जो 31 मार्च आ रहा है उसमें कितने नंबर ऑफ डेज हैं। सर ये पुट टू यूज कब तक देखते हैं? ये सिर्फ फर्स्ट ईयर में देखते हैं, पहली बार आपने कब पुट टू यूज किया। मान लेते हैं कि आपने एसेट परचेज करा ईयर 2021 में, आपने उसको पहली बार यूज करा ईयर 21-22 में, तो भले ही परचेज कर लिया हो, अकाउंटिंग में आप डेप्रिसिएशन लगाने स्टार्ट कर चुके हो, आपके इनकम टैक्स में 21-22 ईयर से स्टार्ट होगा जब आपने पहली बार पुट टू यूज किया। साथ में नंबर ऑफ डेज का कुछ लोचा है, पर वो सिर्फ पहले साल है, उसके बाद नहीं है। जो भी हम एडिशंस करते हैं सिर्फ उनके लिए लोचा है कि भैया आपने पहली बार कब पुट टू यूज करा, और जब पुट टू यूज करा तब से लेकर 31 मार्च तक जो आने वाला है उस साल का एंड, तब तक कितने नंबर ऑफ डेज आपके बने। अगर वो नंबर ऑफ डेज आपके 180 डेज बन गए, 180 डेज आपके बन गए, यहां भी चेक करा देता हूं, ध्यान से सुनते रहिएगा। 180 डेज बन गए, ये देखिए, वैसे तो 180 डेज से ज्यादा लिखा है बुक में, बट अगर 180 डेज भी बन गए, पूरे हो गए 180 डेज, तो जो रेट गिवन है आपके इनकम टैक्स एक्ट में, मान लेते हैं 15% की रेट गिवन है किसी मशीनरी के, तो वो 15% की रेट लग जाएगी। अगर 180 डेज नहीं हुए पहले साल में, पुट टू यूज तो कर दिया, 180 डेज नहीं हुए, तो ये रेट का 50% यानी कि 7.5% रेट पर डेप्रिसिएशन लगेगा सिर्फ फर्स्ट ईयर में। ये पूरा मैं फर्स्ट ईयर का बता रहा हूं सर। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आपका कुछ ओपनिंग WDV होगा, आप कुछ फिर एडिशंस करेंगे। इस एडिशंस में आप दो कैटेगरी बनाएंगे कि भैया इस साल जो फर्स्ट टाइम एडिशन हुई है इसमें 180 डेज से ज्यादा कौन सी है, 180 डेज से कम कितनी है। इक्वल टू का बताया नहीं हुआ, जो लेना है ले लेना, ग्रेटर ही मान लेना, इक्वल टू में भी आप इसी कैटेगरी में इक्वल टू ले लेना कि हाँ ठीक है पूरा डेप्रिसिएशन लगाएंगे। आप इसमें टोटल करेंगे। अब इस टोटल में जब डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो ओपनिंग का जो WDV है उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा पूरी रेट पर, उस पर कोई पुट टू यूज का लोचा ही नहीं है। पहले बार में ही जो है पुट टू यूज का लोचा आता है। और जो एडिशन है उसमें दो कैटेगरी है, 180 डेज से ज्यादा है उस पर भी फुल रेट, और 180 डेज से कम है पहले साल में, यानी कि आपने मान लो कि दिसंबर में परचेज करा, तो दिसंबर में अगर परचेज करोगे 2020 में, तो वो 31 मार्च 21 तक कितना होगा, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ये 180 डेज तो नहीं होगा। तो इसीलिए इस पर जो है 50% रेट पर डेप्रिसिएशन लगेगा। 50% की रेट नहीं है, जो भी रेट है उसकी 50% पर डेप्रिसिएशन लगेगा। अगर रेट 10% है तो 5% पर, अगर रेट जो है 40% है तो 20% रेट पर।
यानी वो रेट आधी हो जाएगी क्योंकि आपने एसेट को आधा ही यूज करा है पहले साल। ये बोलता है इनकम टैक्स एक्ट। एग्जैक्ट नंबर ऑफ डेज का कॉन्सेप्ट नहीं है, फर्स्ट ईयर में 180 डेज का कॉन्सेप्ट है। तो ऐसे आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन। अब यहाँ पर जो ग्रेटर देन 180 डेज था, लेस देन 180 डेज था, नेक्स्ट ईयर तो वो ओपनिंग WDV का हिस्सा बनेगा डेप्रिसिएशन लगने के बाद, फिर उस पर तो पूरी रेट पर ही डेप्रिसिएशन लगेगा अगले साल। पर नेक्स्ट ईयर जो एडिशन होगी फिर उस पर वही कॉन्सेप्ट लगेगा कि जो इस बार एडिशन हुई है उसमें 180 डेज से ज्यादा पुट टू यूज कौन सा था, 180 डेज से कम पुट टू यूज कौन सा था। इसके लिए नंबर ऑफ डेज काउंट कर सकते हो कि भाई सितंबर में आया तो देखना पड़ेगा क्वेश्चन में, अच्छा सितंबर डेट से लेकर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च नंबर ऑफ डेज काउंट करते हैं, 180 से ज्यादा नहीं है वो चेक कर लेते हैं। तो ये आपको देखना पड़ेगा, जरूर देखना पड़ेगा। यहां तक की बात क्लियर है। अब बात करते हैं सेल की। अगर कोई एसेट, डेप्रिशिएबल एसेट बिक रहा है तो पहले तो आपने यहाँ ब्लॉक कॉन्सेप्ट बना दिया भैया, जो जो ब्लॉक की कैटेगरी उसमें आपने डाल दिया कि भाई हाँ मशीन ली, फर्नीचर फिक्सचर्स लिया, जो भी आपने लिया, बिल्डिंग वगैरह ली, जो भी है। बिल्डिंग भी दो नेचर की ले ली, कमर्शियल अलग, रेजिडेंशियल अलग, क्योंकि दोनों पर अलग अलग रेट लगती है, वो रेट आपको याद करनी है, हालांकि क्वेश्चन में गिवन भी होती है। ठीक है सर। अब यहां पर क्या करेंगे आप लोग, यहां पर आप ओपनिंग WDV कुछ आ रही होगी वो आप लिखेंगे। मान लेते हैं कि ये 10 लाख रुपए आ रही है, ओपनिंग से आ रही है, आपने कुछ एडिशंस करी, वो आपने करी मान लेते हैं 5 लाख रुपए की। ये सारी की सारी एडिशन 180 डेज से ज्यादा की है, एक बार मान लेते हैं, कोई इसमें नुकसान नहीं होगा। आपने कुछ एसेट को बेच दिया, एसेट को आपने बेचा 3 लाख रुपए में, एसेट को आपने बेचा, मशीनरी को ही आपने बेचा 3 लाख रुपए में। तो ओपनिंग का 10 लाख था, इसमें से कोई मशीनरी बिक गई होगी। अब हो सकता है कि इस ओपनिंग के 10 लाख में 4 मशीनरी आ रही हो सकता है। पहले कुछ खरीदी, दूसरी खरीदी, अब तो यहां पर आपने एक और खरीद ली है मान लो। अब ये अगले साल तो ओपनिंग ही बन जाएगा ना, डेप्रिसिएशन लगने के बाद ओपनिंग WDV का हिस्सा बन जाएगा जो इस साल एडिशन करा है। तो उसमें तो सब मिक्सचर है, उसमें तो सारी मशीनरी आ रही है जो पहले आप खरीद चुके हैं और उस पर डेप्रिसिएशन लग चुका है। वो डेप्रिसिएशन लगने के बाद जो है आपका WDV आ रहा है, समझे आप, डेप्रिसिएशन लगने के बाद जो है आपका WDV आ रहा है। तो इसमें से कौन सी मशीनरी बेच दी, कब खरीदी थी, उसमें कितना डेप्रिसिएशन लग चुका, माइनस करके क्या प्रॉफिट है क्या लॉस है, ये कॉन्सेप्ट इनकम टैक्स में नहीं लगता है। इनकम टैक्स में सीधा सीधा मतलब है जब आपने मशीन खरीदी थी तो उतना PNL में डेबिट करना अलाउ किया गया था। 10 लाख रुपए ओपनिंग WDV आ रहा है तो इसका मतलब 10 लाख PNL में जो है धीरे धीरे अलाउ होगा, धीरे धीरे अलाउ होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, धीरे धीरे अलाउ होगा। इनकम टैक्स वाले बोलते हैं क्योंकि आपने स्टार्टिंग में खर्चा करा था, मान लेते हैं 30 लाख रुपए का खर्चा किया होगा स्टार्टिंग में, वो हम आपको कह रहे थे धीरे धीरे PNL में डेबिट कर लो क्योंकि वो आपका खर्चा है। एक साथ नहीं कर सकते क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बिजनेस में तो आप धीरे धीरे एसेट को यूज करेंगे, तो धीरे धीरे डेबिट कर लो जो रेट हमने दी है उसके हिसाब से। और आप वही करने लग रहे थे, करते करते आपकी वैल्यू हो गई 10 लाख रुपए पे पहुंच गई। इस 30 लाख में बहुत सारे एसेट आए हैं, बहुत सारा डेप्रिसिएशन लगा होगा, अब 10 लाख आ रही है, यानी कि 10 लाख रुपए और बचे हैं जिसको PNL में डेबिट कर सकते हैं, ये खर्चा लग चुका है। इनकम टैक्स वाले बोलते हैं 3 लाख का आपने बेच दिया, एक एसेट बेचा या 2 बेचा हमें मतलब नहीं, आपने 3 लाख का एसेट बेचा है, मशीनरी वाली कैटेगरी में बेचा है, यानी कि जो आपके 30 लाख रुपए लगे थे जिसमें से हमने आपको 20 लाख अलाउ कर दिया डेबिट करना, और आपका 10 लाख और खर्चा लगा हुआ है जिसको आप धीरे धीरे डेबिट करेंगे, उसमें से आपके 3 लाख रिकवर हो गए। तो हम अब आपको 3 लाख कम रुपए जो है ना PNL में डेबिट करने देंगे क्योंकि ये पैसा आपको मिल गया। यानी कि आपका जो सेल वैल्यू होगा, सीधा सीधा सेल वैल्यू, वो यहां पर माइनस हो जाएगा, तो 3 लाख रुपए माइनस हो जाएगा। अब यहां पर जो WDV बनेगी बिफोर डेप्रिसिएशन वो बनेगी 10 लाख, 15 लाख माइनस 3 लाख, कितना हुआ 12 लाख। ये 12 लाख में क्या है, एडिशन तो 5 लाख की है और बाकी का 7 लाख रुपए अलग होगा। ये 7 लाख पर आप क्या फुल रेट पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे अगर 15% की रेट आ रही है, और इस पर भी फुल रेट पर लगाएंगे क्योंकि ये 180 डेज से ज्यादा पुट टू यूज है 15% की, और रेट निकालने के बाद डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे और फिर आपकी आएगी क्लोजिंग WDV, ये आपकी आएगी आफ्टर डेप्रिसिएशन जो नेक्स्ट ईयर की ओपनिंग WDV बनेगी। ये कॉन्सेप्ट मैंने एक ब्लॉक के लिए करा है, ये सभी ब्लॉक के लिए करना होता है और इस प्रकार का शेड्यूल कंपनियों में तैयार होता है, डेप्रिसिएशन शेड्यूल कंपनी में तैयार होता है। ये पूरा डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट मैंने आपको करा दिया है। यहां दिखा देता हूं सेक्शन नंबर 32 आपको याद करना बहुत जरूरी है क्योंकि सेक्शन नंबर 32 में
सेक्शन नंबर 32 में डेप्रिसिएशन की बात करी गई है और इसके सब सेक्शन क्लॉजेज में बहुत सारी बातें करी गई है। तो जो सब सेक्शन क्लॉज रिपीट होंगे बार बार आपके क्वेश्चन में, जो स्टडी मटेरियल में रिपीट होंगे, उसको याद कर लेना, बाकी सारी चीजें याद करने की जरूरत नहीं है। चलिए बात करते हैं अकाउंटेंसी की। मैं आपको ऑलरेडी करा चुका एग्जाम्पल देकर कैसे होगा। फिर बात करते हैं इनकम टैक्स की, जिसमें ब्लॉक कॉन्सेप्ट लगता है। बिल्डिंग का, फर्नीचर, प्लांट मशीनरी, शिप्स, ऑफिस इक्विपमेंट, टोटल। एडिशन करा, ओपनिंग कुछ था नहीं, नया बिजनेस है। सेल करा तो माइनस कर दिया, क्लोजिंग आ गया। इस पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे, फुल रेट पर लगाएंगे जो 180 डेज से ज्यादा पुट टू यूज है, ओनली ऑन एडिशंस। नेक्स्ट ईयर तो सब पे फुल लगेगा। एंड हाफ रेट पर लगाएंगे जो एसेट पुट टू यूज 180 डेज से कम है। टोटल डेप्रिसिएशन आ गया, माइनस कर दिया तो क्लोजिंग WDV आफ्टर डेप्रिसिएशन आ गई है। ये शेड्यूल आप बना सकते हैं। इस बार की जो क्लोजिंग है वो नेक्स्ट ईयर की ओपनिंग बनेगी। यहां तक की बात क्लियर है? तो चलिए बात कर लेते हैं डेप्रिसिएशन की रेट्स क्या हैं। ये रेट्स जो है रूल्स में गिवन है, इनकम टैक्स रूल्स में। अच्छा, आप तो कहते हैं इनकम टैक्स एक्ट में आती है। इनकम टैक्स एक्ट में देखो ये लिखा हुआ है कि आपको कुछ रेट्स पर जो है टैक्स लगाना पड़ेगा। वो रेट्स क्या है वो रूल्स में बताई गई है। ठीक है सर। बिल्डिंग, बिल्डिंग जो है उसमें भी अलग अलग कैटेगरीज बना दी है, तो सबके अलग अलग ब्लॉक आप बनाएंगे अगर क्वेश्चन में गिवन होगा। जितनी कैटेगरीज उनके अलग ब्लॉक। जैसे कि रेजिडेंशियल बिल्डिंग है और उसमें होटल्स नहीं आते, क्योंकि होटल्स जो है उसे हम कमर्शियल में मानते हैं। तो होटल्स को छोड़ के जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग है उस पर रेट है 5% की। जो कमर्शियल है उस पर है 10% की, क्योंकि कमर्शियल जल्दी डेप्रिशिएट होती है ऐसा माना गया है, तो उस पर 10% की रेट गिवन है। इसके अलावा जो है टेम्पररी बिल्डिंग्स होती हैं कुछ, जैसे कि मान लो कहीं पे काम चल रहा है, NHAI पे काम चल रहा है, वो काम चलते चलते आपने कुछ टेम्पररी कंस्ट्रक्ट करा कि जब तक ये कंस्ट्रक्शन होगी ना तब तक हम यहाँ पर रह लेंगे, तो वो भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर तो लगा ही है आपके बिजनेस में। उस पर रेट है 40%। बहुत सारे प्लांट एंड मशीनरी है जिसको आप यूज करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। मतलब कि एक तो है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए कुछ प्लांट एंड मशीनरी यूज हो रही है। जैसे जैसे यार बहुत सारी चीजें होती है, घर बनता है, कंस्ट्रक्शन होती है, उसमें कितनी प्लांट एंड मशीनरी लगती है, वो सब आ जाएगी। साथ में कई बार आप बिल्डिंग को यूज करते हैं मशीनरी इंस्टॉल करने के लिए। ये तो पहली बार सुन रहे हैं हम यार, मैंने तो देखे हैं बहुत सारे। मैं गेम्स खेलता था, प्रोजेक्ट IGI, डेल्टा फोर्स, अनरियल टूर्नामेंट, इतने उसमें मशीनें होती थी यार। एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग में पूरी की पूरी मशीनें लगाई हुई है, जिससे कि जो बाकी का एरिया है वो सर्व हो रहा है। हो सकता है कि आपकी मशीन पावर हाउस में लगी हो, कोई इलेक्ट्रिसिटी में लगी हो, इलेक्ट्रिसिटी का बोर्ड है वहां पे, उसने कोई बिल्डिंग में पूरा का पूरा जो है मशीनरी लगाई हो। उस बिल्डिंग को वो रहने के लिए यूज नहीं कर रहे हैं, उसमें मशीनरी इंस्टॉल करी है उस बिल्डिंग के अंदर। गूगल के डेटा सर्वर्स होते हैं बिल्डिंग के अंदर, पूरे डेटा सर्वर्स बने हुए हैं। प्लांट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स, वाटर को सप्लाई करने के लिए जो है बीच बीच में प्लांट्स लगे रहते हैं। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं जिसमें कि आपका सीवेज का वाटर क्लीन होता है, ठीक है ना। एंड यूज फॉर बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। तो ये सारी जो चीजें हैं जिस बिल्डिंग में मशीनरी इंस्टॉल्ड है, या जो भी आप प्लांट एंड मशीनरी को यूज कर रहे हैं वाटर ट्रीटमेंट के लिए, वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स के लिए, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, उन सभी पर 40% की रेट है। अब मान लेते हैं कि आपका यहाँ पर कुछ ऐसी बिल्डिंग आ गई जिस पर 40% की लग रही है और कुछ टेम्पररी बिल्डिंग आ गई, दोनों का नेचर अलग है बट रेट सेम है। अब आपकी यहाँ पर मर्जी होगी कि आप अलग अलग ब्लॉक बनाए या एक ही बनाए, आपकी मर्जी होगी। कई कंपनीज अलग बनाती है, कई सेम ये भी दिखा देती है, क्योंकि रेट सेम है और नेचर भी एक तरह से बिल्डिंग वाली कैटेगरी में ही आ रही है। भले ही एक प्लांट एंड मशीनरी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, प्लांट एंड मशीनरी इज नॉट बिल्डिंग, वी आर स्टडिंग बिल्डिंग। बिल्डिंग पे कितना लगता है अलग अलग कैटेगरीज में, प्लांट एंड मशीनरी इज नॉट बिल्डिंग। बट वो प्लांट एंड मशीनरी को आप इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए यूज कर रहे हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि आपने पूरा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया, या कुछ भी आपने एक तरह से आप कह सकते हो प्लांट लगाया, उस प्लांट की मदद से आप जो है बिल्डिंग में जो है सप्लाई करेंगे चीजें। तो आपकी एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है और उस बड़ी बिल्डिंग का जो है यहाँ पर एक प्लांट लगा हुआ है वाटर ट्रीटमेंट का। आपकी बिल्डिंग यहाँ पर है तो बिल्डिंग भी बिल्डिंग में आ गई और ये जो प्लांट लगा है ना वो भी आ गया, ठीक है ना। वो भी बिल्डिंग की तरह ही प्लांट को पूरा इंस्टॉल किया जाता है। मैं अभी जहाँ पर जैसे हॉस्पिटल्स वगैरह है
तो वहाँ पर भी ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बने होते हैं कि बिल्डिंग है वो अलग है और प्लांट बना है वो भी एक तरह से वो बिल्डिंग की तरह ही बनाकर एनक्लोज इन्वायरमेंट में रखते हैं, तो उस पर भी 40% की ही रेट है, ये कहना चाहते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं बाकी एसेट्स भी, उन पे कितना कितना डेप्रिसिएशन लगता है। याद हो तो कर लेना, नहीं हो तो कोई जल्दी नहीं है, मतलब क्वेश्चन में गिवन होता है। फर्नीचर्स पे लगता है 10% का डेप्रिसिएशन, शिप्स पे लगता है, जहाजों पे लगता है 20% का डेप्रिसिएशन, इंटेंजिबल एसेट्स पर लगता है 25% का डेप्रिसिएशन, प्लांट एंड मशीनरी की जनरल रेट है अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है 15%, और एरोप्लेन पर लगता है, एरो इंजन पर लगता है 40%। ये कैसे याद करोगे? बहुत सिंपल है, बिल्डिंग तो सारी याद हो गई आपको, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। उसके बाद आपको सिंपल सा याद करना है कि फर्नीचर में लगता है 10% और प्लांट एंड मशीनरी पर लगता है 15%, बस इतना ही याद करना है। ये जनरल रेट है, तो शिप पर 20% है तो एरोप्लेन पर 40% है, उसका डबल, और इंटेंजिबल एसेट पर 25% है, तो आपको याद करना ही पड़ेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा सर, यहाँ तक की बात समझ में आ गई है, रेट्स हम याद कर लेंगे। बात करते हैं प्लांट एंड मशीनरी की। प्लांट एंड मशीनरी की जो जनरल नहीं है, कुछ स्पेसिफिक है, जैसे कि मोटर कार्स, उस पर भी 15% की ही रेट है, कोई दिक्कत नहीं है। पर जो मोटर बसेस हैं, जो कार्स हैं, टैक्सीज हैं, लॉरीज हैं, ये क्या होती हैं? देखिए, ये मोटर कार सिंपल वाली कार है, और ये वाली जो है ये है बिजनेस ऑफ रनिंग देम ऑन हायर, मतलब कि आप उन्हें ले रहे हैं कि आप किराए पर उसको चढ़ा सकें और किराया आ सके, लोग उसको हायर करेंगे, आपकी टैक्सी, मोटर बस को, लॉरीज को, और आप उसको चलाएंगे, पैसा कमाएंगे। ये वाला अगर आपका बिजनेस है तो आपकी ज्यादा रेट रखी गई है, क्योंकि आप उसको ज्यादा यूज करेंगे, तो वहां रेट इसकी डबल है, 30%। प्लांट एंड मशीनरी यूज्ड इन सेमी कंडक्टर इंडस्ट्री। सेमी कंडक्टर मालूम है क्या होता है? साइंस का इंस्ट्रूमेंट होता है वो, मतलब कि आपका जो होता है कंडक्टर होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेते हैं। नॉन कंडक्टर्स होते हैं, वुड है, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करती, उससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। सेमी कंडक्टर हैं, वो सेमी होते हैं, दोनों के बीच में होते हैं, जिसकी प्रोडक्शन इंडिया में बहुत होनी चाहिए, नहीं हो रही है, उस पर 30% की रेट है। रबर एंड प्लास्टिक गुड्स फैक्ट्री जो है ना, उसमें मोल्ड्स बनते हैं, मोल्ड्स का मतलब ढांचा। ढांचा कैसे बताऊं मैं? जैसे जैसे ये है, यहाँ पर कप पड़ा है, ये एक तरह से शेप ही तो है, ठीक है ना। अब ये तो खैर हो सकता है ये कैसे बनी होगी शेप, कुछ ना कुछ मोल्ड होगा जिसमें प्लास्टिक गया होगा और वो इस शेप का बनकर निकला होगा, वो मोल्ड है। ये तो फाइनल प्रोडक्ट है, बट ये इसको शेप में लाने के लिए जो चीज यूज हुई वो मोल्ड होगा। तो वो रबर, प्लास्टिक, प्लास्टिक गुड्स में देखो प्लास्टिक ही है, ये देखो प्लास्टिक फैक्ट्री में यूज होता है, 30% रेट है उस मोल्ड पर। एयर वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स हैं, पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए चिमनीज लगी हुई हैं, वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए ड्रेनेज सिस्टम में वहां पे फिल्टरिंग लगी हुई है, 40% है उन सिस्टम्स पे। मेडिकल इक्विपमेंट ऐसे हैं जिससे कि जान बचाई जा सकती है, लाइफ सेविंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नॉर्मल मेडिकल इक्विपमेंट आ गया जो लाइफ सेविंग नहीं है, उस पर 40% नहीं होगी, उस पर नॉर्मल रेट होगी। पर जो लाइफ सेविंग मेडिकल इक्विपमेंट है, बहुत सारे होते हैं ना, अब ये डॉक्टर को बताओगा लाइफ सेविंग में क्या आता है, किसी को ऑक्सीजन देनी है फटाफट से, या कुछ और बहुत सारी चीजें करनी है, वो सब जो होती है मेडिकल इक्विपमेंट लाइफ सेविंग होते हैं। ऑयल वेल्स यानी तेल के कुएं, दुबई में बहुत है। उन तेल के कुआं अगर इंडियंस के पास हैं, किसी का फिक्स एसेट में आ रहा है, तो 40% रेट पर लगता है डेप्रिसिएशन। रिन्यूएबल एनर्जी सेविंग डिवाइसेस, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी यानी ऐसी एनर्जी जिससे पॉल्यूशन नहीं होता, जिसको बार बार रीयूज किया जा सकता है, जैसे कि विंड मिल्स, इलेक्ट्रिक जनरेटर, पंप रनिंग ऑन विंड एनर्जी एटसेट्रा। 40% 40% विंड मिल, पता है ना, ऐसे से लगे होते हैं वो बहुत सारे, वो और वो घूमते रहता है और क्या बनता है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है। यहाँ पर जो है पंप भी लगे होते हैं, ये विंड एनर्जी पे चलेंगे। ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये सब पर 40% रेट है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दोनों पर 40% है, पहले इन पर अलग हुआ करती थी, अब वो कन्फ्यूजन हटा दी है। और जो किताबें हैं उस पर भी 40% रेट की डेप्रिसिएशन है। आप जो है इसको अगर एक या दो बार पढ़ेंगे तो आप डाइजेस्ट कर पाएंगे, अच्छा ये रेट्स गिवन है। नहीं कर सकते तो भी बेसिक तो कर लेना, जो मैंने यहाँ आपको बताई ये तो कर लेना, ये वाली। उसके बाद जो याद हो ठीक है, नहीं हो कोई दिक्कत नहीं है। आपकी एक अमेंडमेंट आई है, और वो अमेंडमेंट कहती है कि जो ये मोटर कार्स है ना, ये वाली जो मोटर कार्स है, ये मोटर कार्स अगर आपने एक्वायर करी है 23 अगस्त 19 से 31 मार्च 20 के बीच में, जो कि पिछला साल था, और उसे पुट टू यूज भी कर दिया आपने 31 मार्च 20 तक, हम तो 2021 कर रहे हैं, ये पिछला साल है,
उस केस में रेट होगी 30%। और जो आपकी मोटर बसेज हैं, कार्स हैं, टैक्सीज एंड लॉरीज हैं, यूज्ड इन बिजनेस ऑफ रनिंग देम ऑन हायर एक्वायर्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 23rd August 19 and 31st March 20 and put to use before 31st March 20, then rate is 45%। तो अगर पिछले साल परचेज करी हुई है तो उस पर रेट क्या होगी, 15 की जगह 30%। और अगर आप उसको रनिंग देम ऑन हायर पर यूज कर रहे हैं तो होगी 30 की जगह 45%, यानी 15% ऐड हो गया, यानी कि 15% ऐड हो गया। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि डेट वगैरह भी आपको याद करनी पड़ रही है। इंक्रीज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन की एक नोटिफिकेशन आई थी और उसके तहत जो है ये अमेंडमेंट लाई गई है। तो इतना सब याद करना पड़ेगा यार, यही तो इनकम टैक्स है ना यार। बिना याद करे, आप कहते हैं बिना याद करे हम सीए बन जाएंगे, नहीं, याद तो करना पड़ेगा सीए में। कॉन्सेप्ट तो आते हैं बट कॉन्सेप्ट के बाद मेमोरी भी तो होनी चाहिए। सीए कोर्स टेस्ट एवरीथिंग इन अ स्टूडेंट। सीए हो या कोई भी हो, आपका यूपीएससी हो या कोई भी एग्जाम हो, उसमें हर चीज टेस्ट होती है एक स्टूडेंट की। कौन कौन सी चीजें टेस्ट होती है, देखिए, एक स्टूडेंट का हार्डवर्क जो है ना, कितना वो मेहनती है, वो टेस्ट होता है। क्या उसकी रिटेंशन पावर है, चीजों को याद करने की क्षमता है, ये सीए कोर्स में टेस्ट होता है। क्या उस बच्चे का पेशेंस लेवल है कि वो धैर्य रख सकता है चीजों को समझने में, लेक्चर्स को अटेंड कर सकते हैं। लोगों में इतना भी धैर्य नहीं है कि वो वीडियो लेक्चर्स को पूरा अटेंड कर पाए, इतना भी नहीं है पेशेंस लोगों में। उसको भी भगा कर देखते हैं फटाफट, चलो भैया खत्म करें फटाफट से। वो खत्म करने का जो है ना, वो उसमें वो अपना ही नुकसान कर रहे हैं। और पेशेंस लेवल है ना, तसल्ली से पढ़ेंगे, टाइम देंगे, पढ़ाई को ही टाइम देना है, नोट्स बनाएंगे, रिवाइज करेंगे, इधर उधर नहीं देखेंगे वेब सीरीज और ये सब फालतू चीजें, घूमने घामने ये सब कुछ नहीं जाएंगे हम ना पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई करेंगे। तो वो तभी हो सकता है जब आपके अंदर वो पेशेंस है कि मिल कुछ नहीं रहा पढ़ाई करे जा रहे हैं, मिल कुछ नहीं रहा पढ़ाई करे जा रहे हैं। बाकी लोग जो नहीं पढ़ाई कर रहे हैं वो अपना टाइम वेस्ट कर देंगे, बाद में वहीं पर होंगे जहाँ पहले थे। तो उनके लिए सीए कोर्स नहीं है, वो सीए कोर्स में आकर फंसेंगे। हाँ, जिसमें पेशेंस लेवल है, जिसकी रिटेंशन पावर अच्छी है, जो हार्डवर्किंग है और जिसकी मेमोरी शार्प है। मेमोरी शार्प होने का मतलब क्या है कि आप कोई चीज जो है, चीजों को समझ सकते हैं, रिटेन भी कर सकते हैं और चीजों को आप समझ भी सकते हैं, कॉम्प्लेक्स चीजों को समझ भी सकते हैं इजी टू अंडरस्टैंड मैनर में। तो ये 4 चीजें आपके पास होगी तब आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बन पाएंगे, बहुत अच्छे सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट बन पाएंगे। क्या आप में ये चारों चीजें हैं क्या, मैं आपसे पूछता हूं। नहीं है तो अपने आप को टेस्ट करें भैया कि आप इस पे फिट होते हैं, इस कोर्स में नहीं होते हैं। अब कई स्टूडेंट मुझसे लाइव सेशन में पूछते हैं, सर हमें याद ही नहीं हो रहा है, हम प्रेजेंटेशन का इशू है। अरे प्रेजेंटेशन तो एक दिन में आ जाएगी ना। लिखने का तरीका क्या है, जैसे कि मान लो कि ये आपका जो है यहाँ पर, ये मैंने एक शेड्यूल बनाया, ये जो शेड्यूल है ना, ये प्रेजेंटेशन है कि अच्छा बिल्डिंग का एक ब्लॉक होता है और उसमें कुछ हम प्लस माइनस करके एक फॉर्मेट बनाकर तैयार करते हैं। पर बिल्डिंग पर क्या रेट होगी, रिटेंशन पावर। अच्छा रेट मेरे को पता है, 5% वाली, 10% वाली है, 40% वाली है, रिटेंशन पावर टेस्ट हो रही है, वो आपकी प्रेजेंटेशन नहीं है। डेप्रिसिएशन जो है फुल रेट पर लगेगा, 50% पर लगेगा, ये कॉन्सेप्ट है। प्लस उसको मेमोराइज करा हुआ है कि अच्छा ऐसे होता है। प्लस सेल वैल्यू जो है, इसकी एक्चुअल सेल वैल्यू माइनस होगी, ये आपका प्रेजेंटेशन नहीं है, ये आपका मेमोरी है। ये आपकी जो आपने रिटेन करा है, जो आप चीजें समझी है, जो आपने याद करी है, ये आपकी सारा मेमोरी है। हाँ, ये ढांचा जो बनाया ना कि ऐसे ब्लॉक बन जाएंगे और पर्टिकुलर्स यहाँ आ जाएंगे और नीचे ऐसे दिखाना है, ये सिर्फ एक फॉर्मेट प्रेजेंटेशन का तरीका ही। वट पीपल थिंक इज कि यार जो हम लिख रहे हैं क्वेश्चन का आंसर, जिसमें कि हम पहले एक लाइन लिखेंगे, बाद में दूसरी तीसरी, तो पहला दूसरा तीसरा होना चाहिए कि ये ढांचा है। अब उसके अंदर जो लिखेंगे वो भी प्रेजेंटेशन का पार्ट मानते हैं कि अच्छा ये ऐसे वर्ड्स को लिखना है, तो हर चीज प्रेजेंटेशन में ले आते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। वो तो आपकी मेमोरी है, वो तो आपने क्या याद करा है वो है, और आपको लिखने की जो स्किल्स हैं, आपकी राइटिंग स्किल्स हैं, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइटिंग स्किल्स। क्योंकि हमारे बहुत से स्टूडेंट हिंदी मीडियम से आते हैं और वो अच्छे से इंग्लिश नहीं लिख पाते हैं, तो उन्हें यहाँ पर मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों लग रहे हैं स्टूडेंट्स को अटेम्प्ट 2, 3, 4 अटेम्प्ट क्यों लग रहे हैं, किन को लग रहे हैं? अब जिनके पास ये नहीं है उनको ये डेवलप करने में कई साल लग जाते हैं, तो इसीलिए सीए कोर्स में लोगों को ज्यादा टाइम लगता है। आपके लिए सीए कोर्स आसान नहीं बनने वाला, वो तो उतना ही डिफिकल्ट रहेगा जो पहले से है। जिनके पास ये पहले से है वो जल्दी पास हो जाएंगे, और जिनके पास नहीं, उन्हें टाइम लगेगा, उतना ही टाइम ज्यादा लगेगा जितना आप इसको स्ट्रॉन्ग करने में टाइम ज्यादा देंगे। जल्दी कर पाएंगे तो जल्दी क्लियर कर लेंगे आप। और क्लियर करने से क्या होगा, क्लियर करने से आप जो पीछे थे वो आप उनके बराबर आ जाएंगे, एटलीस्ट आप हार्ड वर्किंग बन जाएंगे, आपकी रिटेंशन पावर थोड़ी इंप्रूव हो जाएगी। प्रैक्टिस करते करते आप पेशेंस रखना सीख जाएंगे, आपकी मेमोरी भी शार्प धीरे धीरे होने लगेगी जैसे जैसे आप डेवलप करेंगे अपने आप को।
लॉजिकल रीजनिंग डेवलप करेंगे और राइटिंग स्किल्स आपके थोड़े बहुत इंप्रूव होंगे। तो ये होना चाहिए। फिर कम्युनिकेशन अलग है जो सीए कोर्स टेस्ट नहीं करता, और इस पर सब लोग मात खा जाते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स, मैं बता रहा हूँ आपको, कम्युनिकेशन स्किल्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन टूडेज एरा। आपको 10 सब्जेक्ट हैं, 10 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट आता है, अगर कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रांग है ना, और अगर कम्युनिकेशन स्किल्स आपके अच्छे हैं, इंग्लिश बोलनी आती है, इतना भी है, तो आप बहुत कुछ कर लेंगे एक स्किल के बेसिस पर, एक सब्जेक्ट के बेसिस पर। और 10 की 10 सब्जेक्ट की नॉलेज है तो आप बोलेंगे मैं एक कोर्स और कर लूँ, मैं एक और कर लूँ, मैं इससे हो जाएगा, इससे हो जाएगा। आप कोर्सेज पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, ना कि कम्युनिकेशन स्किल्स पे, जहाँ पर आप वीक हैं। तो आपको यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स फ्री में इंप्रूव करना चाहते हैं, तो हम संडे को करते हैं लाइव सेशन। संडे को मैं लाइव सेशन करता हूँ, और मेरा टेलीग्राम चैनल है सीए योगेश वर्मा, सर्च कर लेना, आ जाएगा। और उस पर जो है मैं जूम का सेशन का लिंक देता हूँ, उसमें आप आ सकते हैं। हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि अच्छा हम ऐसे ग्रुप डिस्कशन करना चाहते हैं, कुछ और करेंगे, तो वो सारी चीज़ें जो है मैं आपके लिए करने के लिए तैयार हूँ। हमने डेप्रिसिएशन की रेट जानी, और हमने पूरा जो है डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट समझ लिया। यहाँ तक की बात क्लियर है आपको? तो नेक्स्ट क्लास जो है उसमें हम आगे की डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम और बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे आपके साथ, ठीक है ना? बहुत सारी डिस्कस करेंगे चीज़ें, बट हाँ, जो मैंने आपको ऑलरेडी करा दिया वो यहाँ पर आ ही रहा है कि आप जो है हर ब्लॉक का डेफिनेशन निकालते हैं, और कैपिटलाइज तभी करते हैं जब आप उसे एक्चुअली में ऐड करने वाले हैं अपने ब्लॉक में। और आप उसे कैपिटलाइज तभी करते हैं, कई लोग पूछते हैं कैपिटलाइज का मतलब क्या है? अरे यार, ये फिक्स्ड एसेट आ रहे हैं 5 लाख के, आपने 10 लाख का खर्चा करा, एक और एसेट खरीद लिया, या तो आप पीएनएल में उसको एक्सपेंस डालेंगे, उसे बोलते हैं एक्सपेंस्ड, या आप उसको यहाँ पर ऐड करेंगे, इसे बोलते हैं कैपिटलाइजेशन। आप कोई रिजर्व में ऐड करते हैं, उसे बोलते हैं कैपिटलाइजेशन। जो बैलेंस शीट की एसेट लाइबिलिटी है ना, फिक्स्ड नेचर वाली एसेट लाइबिलिटीज जो है, उसमें डाल देना, कैपिटलाइजेशन होता है। तो जब पहली बार पुट टू यूज करेंगे तब एसेट की कॉस्ट में ऐड करेंगे। अगर 180 डेज से कम है पुट टू यूज, तो रेट 50% हो जाएगी, जो भी रेट है वो 50% हो जाएगी। और 180 डेज या उससे ज़्यादा पुट टू यूज है पहले साल में, तो पूरी रेट पर डेबिशन लेंगे। उदाहरण के तौर पर आपने एक फर्नीचर परचेज करा, एक नया एग्जाम्पल आ रहा है, इसको जरा देखते हैं और फिर आपका आज का क्लास जो है खत्म करते हैं। आपने एक फर्नीचर परचेज करा 1 दिसंबर 2020 को, और ये 10 लाख रुपीज का परचेज करा, जिसे आप पुट टू यूज करते हैं 1 जून 2021 को। Then it will be added in the block in the year 21-22 and from 1st June 21 to 31st March 21। मतलब from 1st June 21 to 31st March 21 पुट टू यूज जो है 180 डेज हो गया। जब आपने पहली बार इसको यूज करा, लाए कब लाए वो नहीं मैटर करता, पहली बार जब यूज करा वो मैटर करता है। तो उसमें आपने जब यूज कर लिया, तब से लेकर 31 मार्च जो आ रहा है तब तक 180 डेज क्रॉस हो चुके हैं। आप काउंट कर लिए, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 180 डेज हो चुके हैं। तो इसलिए आप इस पे जो है फर्नीचर पर 10% की रेट है, तो पूरी रेट पर डेप्शन लेंगे। अगर पुट टू यूज 180 डेज से कम होता तो आप 50% रेट कर देते हैं, मतलब कि 50% की रेट नहीं, 10% की ही रेट है, उसे 50% कर देते और 5% पर डेप्शन लगाते इस फर्नीचर पर, जो फर्नीचर आपने ऐड करा और 180 डेज पुट टू यूज नहीं हुआ, सिर्फ उस पर। नेक्स्ट ईयर इस पर भी पूरा लगेगा, ये ध्यान रखना। कुछ आपके स्टैंड बाय इक्विपमेंट होते हैं, बैकअप सर्वर होते हैं, जो आपको पता होंगे कि अगर मेरा कंप्यूटर सर्वर नहीं चला तो मेरा एक बैकअप सर्वर लगा है। ये बैकअप सर्वर तभी पुट टू यूज होगा, एक्चुअली में यूज होगा, जब ये सिस्टम फेल होगा। ये जो आपके स्टैंड बाय इक्विपमेंट्स है ना, जिन्हें आप यूज कर सकते हैं, बैकअप सर्वर वगैरह, ये एक्चुअली में यूज नहीं हो रहे हैं, पर उसके बावजूद भी जो है ना, आप इस पर डेप्रेशन क्लेम कर सकते हैं। नहीं तो ये बड़े बड़े खराब हो जाएंगे और पुट टू यूज हो सकता है, कभी हो ही ना। तो इस पर भी आप डेप्रेशन यूज कर सकते हैं। डेप्रिसिएशन चार्ज करना मैंडेटरी इनकम टैक्स में, तो अगर आपके क्वेश्चन में गिवन है कि डेप्रिसिएशन हैज नॉट बीन चार्ज, असेसी बोलता है कि मुझे डेप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं लेना है, मुझे ये खर्चा डेबिट नहीं करना है, तो भी करना पड़ेगा। फर्दर, जो बिजनेस पर्पस के लिए आप एसेट ला रहे हैं उसी पर डेप्रिसिएशन लेंगे, अपने पर्सनल एसेट पर नहीं लेंगे। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है सर? ये भी क्लियर हो गया। अब यहां से पढ़ाना मैं नेक्स्ट क्लास में शुरू करूंगा, और आपका जो है पूरा डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट हम कंप्लीट करेंगे। आज से 2 क्लास और लगेगी पूरा कंप्लीट करने के लिए, और फिर ये जो है डेप्रिसिएशन का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पीजीबीपी का, जो 100% हमेशा ही आता है, वो आपका क्लियर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सारी चीज़ें रिवाइज करके आए, मन लाकर पढ़ाई करते रहें। कोई दिक्कत है मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको तुरंत जवाब मिल जाएगा।
एंड यस, अपनी प्रोग्रेस भी मेरे साथ शेयर करिए। अगर आप वीडियोस को देख रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं क्लासेस, तो अपनी प्रोग्रेस मेरे साथ शेयर करिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं लगता है मुझे कॉल लगानी पड़ेगी, आप लोगों को पूछना पड़ेगा कॉल कर कर क्या तैयारी कर रहे हो आप। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।